अगर कोई ओबेस पर्सन है तो उसको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ही बढ़ रहे हैं। कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट क्या होते हैं? इट्स डॉक्टर फॉर द हॉर्मोन्स। कि लोग अपने हार्मोन हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। कि हार्मोन का ध्यान रखना इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्या रीज़न है आजकल जो हार्मोन्स के प्रॉब्लम है बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं? एवरीबडी वांट्स टू डू अ लेट नाइट वर्क। तो सर यही रीज़न है या जेनेटिक भी मैटर करता है इसमें? जेनेटिक एग्जैक्टली। कब जाना चाहिए एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास? फीमेल्स में पीरियड्स में प्रॉब्लम आ रहा है, लड़कों की हाइट नहीं बढ़ रही है, हेयर क्यों फीमेल को मतलब ऐसे चिन में है? फीमेल की बॉडी में मेल हार्मोन्स बढ़ रहा है। तो सर डायबिटीज़ भी रिलेटेड है क्या पीसीओडी के साथ में? यस एग्जैक्टली। डायबिटीज़ और ओबेसिटी दोनों कनेक्टेड है। दे आर क्लोजली लिंक्ड। तो सर सेलिब्रिटीज़ भी ये चीज़ ये जो मेडिकेशन है वो यूज़ कर रहे हैं ऐसे? अंडर ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं। स्क्रीन टाइम, जंक फूड और स्लीप कितना इम्पैक्ट करता है चाइल्ड की हेल्थ पे? अगर वो नहीं बदलेंगे तो आपके रिपोर्ट बदल जाएंगे। शुगर वर्सेस प्रोसेस्ड फूड, विच वन इज द बिगेस्ट कल्प्रिट? बोथ। दे डोंट नो व्हाट इज प्यूबर्टी। बीच का जो ट्रांजिएंट पीरियड्स होता है दैट इज प्यूबर्टी। नमस्ते, माई सेल्फ अनीता सरगरा, अ क्लिनिकल डाइटिशियन। आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे हॉर्मोन्स हेल्थ के बारे में। ये आजकल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट इश्यू है जो ओवरलुक हो रहा है, और थोड़ी टाइम के बाद में जब लोगों को पता चल रहा है तब थोड़ा ट्रीटमेंट का जो टाइम है वो बढ़ जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, अ वेरी नोन एंड रिनोन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। सर इस्पेड जीनियस के एम्बेसडर हैं। ये जो संस्था है वो डायबिटीज़ के, टाइप 1 डायबिटीज़ के गाइडलाइंस बनाते हैं। सर एक्सपर्ट्स हैं हार्मोन हेल्थ के बारे में। सर की स्पेशल इंटरेस्ट और एक्सपर्टी न्यूट्रिशन के बारे में भी बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, एंड थैंक यू सो मच आज के इस पॉडकास्ट में आने के लिए। वी नो हाउ बिजी शेड्यूल यू हैव। आई थिंक यू आर ट्रैवलिंग नाउ ऑल्सो फ्रॉम समवेयर, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you very much for nice invitations. It was very pleasant to talk about the nutrition. It is coming from by my heart. So whenever we speak about the hormones or diabetes, thyroid, so वो मेरे heart से आता है. I would like to thanks to you for inviting me for such a great platform. यू आर मोस्ट वेलकम सर। सो बेसिक तो वही क्वेश्चन है कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बहुत बड़ा वर्ड है सर, है ना? तो आप एक सिंपल लैंग्वेज में पब्लिक के लिए बताएंगे कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट क्या होते हैं? तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के बारे में अवेयरनेस कम है। जैसे लोगों को मालूम है गेस्ट्रोलॉजिस्ट पेट का डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट दिमाग का डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट का डॉक्टर, पर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इज डॉक्टर फॉर द हॉर्मोन्स। सो हॉर्मोन्स क्या होते हैं कि जैसे आप सोचो कि आपके पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन आपके घर तक एक पोस्ट डिलीवर करता है, तो डिलीवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हार्मोन हमारे बॉडी के ऐसे केमिकल्स हैं कि जो सारी सिस्टम को उनके रस जो होते हैं वो डिलीवर करते हैं। सो जो हार्मोन्स के डॉक्टर हैं ये सारे हार्मोन्स के स्पेशलिस्ट होते हैं। So I think like diabetes, thyroid, obesity is a hormonal disorder जो अभी बढ़ रहा है। तो अभी बातें करें तो अभी हार्मोनल डिसऑर्डर बहुत ही बढ़ रहे हैं, और वही कारण है कार्डियक हेल्थ का, पूरे बॉडी की खराब हेल्थ का। सर आपको लग रहा है कि लोग अपने हार्मोन हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं? आई थिंक लोग तो चाहेंगे, पर अभी की लाइफस्टाइल ऐसी है कि हार्मोन का ध्यान रखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे बात करें, हमारे ऋषि मुनि क्या बोलते थे कि सुबह आपको उठना है और शाम को 6 बजे तक खा लेना है। क्या हम करते हैं? नहीं। नहीं करते। तो ये सारी हार्मोनल बीमारी करता है। सर क्या रीज़न है आजकल जो हार्मोन्स के प्रॉब्लम है बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है सर? जो हार्मोनल के प्रॉब्लम अभी जो बहुत ही फास्ट बढ़ रहे हैं, तो पहले हम बात करें 70-80 साल पहले की, तो उस टाइम हार्मोनल प्रॉब्लम बहुत ही कम थी, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी थी। लोग डे लाइट और नाइट लाइट से जीते थे, अपना ढांचा अपनी लाइफस्टाइल उसके अकॉर्डिंग वो करते थे। पर अभी प्रॉब्लम क्या है? एवरीबडी वांट्स टू डू अ लेट नाइट वर्क।
तो उनका जो लेट नाइट के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और मोबाइल के कारण वो उठते भी देर से है, तो राइट उनके जो मॉर्निंग के हॉर्मोन्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो लोग चाहेंगे भी, पर तो भी अभी की लाइफस्टाइल जो है और जंक फूड है और लेक ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी वो हार्मोनल प्रॉब्लम करती है। तो जैसे सर मैं आपको जैसे हाँ एक एग्जांपल दूं, हम्म, सो मैं अभी के लोगों को आई कैन कंपेयर टू द लाइक राजा एंड रानी। तो जो राजा और रानी को जो सुविधा मिलती थी ओके सब भी सुविधा मिलती है। राइट जैसे बाहर आए तो कार है, हाँ ओला है, ऑटो हाँ है, और राइट दिस फिर इज सो खाने ट्रू खाने के लिए आपको अच्छे अच्छी रेस्टोरेंट है, आपके पास सारे लोग हैं कि जो आपकी यस सेवा कर पाए। यस तो भी राइट क्या लोग को हेल्दी है, पहले के ज़माने के लोग बहुत ही हेल्दी थे। राइट राइट तो सर ये ही रीजन है या जेनेटिक भी मैटर करता है इसमें इस जेनेटिक एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो बहुत मैटर करता अगर है। पेरेंट्स को जेनेटिक ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो वो पास ऑन होगा या तो वो जनरेशन को वो प्रॉब्लम होगा ऐसा सो हम बात करें जेनेटिक्स की, डेफिनेटली जेनेटिक्स हैज़ अ वाइटल रोल। इंडियन जेनेटिक्स है इज अ थ्रेप्टी जेनेटिक्स। व्हाट इज द थ्रेप्टी जेनेटिक्स? वो सर्वाइवल के लिए बने हैं। दैट मीन्स वॉट एवर दे आर ईटिंग इट गोज फॉर द सर्वाइवल, ताकि जब फूड की स्कैरिटी हो वो यूज़ कर पाए। और अभी क्या है, फूड का ओवरडोज है। सो जो भी खा रहे वो स्टोर हो रहा है और वो यूज़ नहीं हो रहा है, और अभी राइट तो ओवरडोज है, दैट इज कॉजिंग द ऑल इशू। बट अनीता, मैं आपको बताऊंगा कि लाइफस्टाइल और जेनेटिक्स के अलावा भी एक फैक्टर और काम करता है। यू विल बी वंडर, दैट इज अ एपी जेनेटिक्स। ओके मीन्स आपके घर में लाइट आ रही है, दैट इज अ जेनेटिक्स, पर वो लाइट को ऑन या करना है या ऑफ करना है वो आपके हाथ में है। यस सो दैट इज अ एपी जेनेटिक्स। यस हमारी जो लाइफस्टाइल है वो जेनेटिक्स को एपी जेनेटिक्स में चेंज कर रही है। राइट सो अग्री आई थिंक genetics is a gun and epigenetics is a trigger. अंडरस्टूड तो सर एक नॉर्मल इंसान को कब जाना चाहिए एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास और क्या ऐसे साइन और सिम्टम्स है जो दिखे तो दे शुड मस्ट गो एंड कंसल्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जिसको अवॉइड नहीं करना चाहिए सो अनीता, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हॉर्मोन्स के डॉक्टर के पास पहले अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अच्छा है तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो लाइफस्टाइल अच्छा रखिए ताकि आप जाने से बचें। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपका लाइफस्टाइल ऑल्टर है तो यू हैव टू डू स्क्रीनिंग। व्हाट काइंड ऑफ द स्क्रीनिंग? आई कैन मार्क सम डेटा कि डायबिटीज़ इंडिया में हब बन रहा है, थायराइड ओबेसिटी इज इंक्रीजिंग, राइट और मेटाबॉलिक इश्यूज लाइक हाइपरटेंशन और वेट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस लाइक पीसीओडी इज इंक्रीजिंग। तो अगर कोई भी पर्सन्स को ऐसा लगता है कि उसकी लिथार्जी, कंसंट्रेशन पावर कम हो रहा है, फीमेल्स में पीरियड्स में प्रॉब्लम आ रहा है, लड़कों की हाइट नहीं बढ़ रही है, वेट नहीं बढ़ रहा है और ज़्यादा वेट बढ़ रहा है, सो उस समय पे उनको स्क्रीनिंग टेस्ट करवा के और हॉर्मोन्स के स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनके पास जाना चाहिए। सर पीरियड्स की प्रॉब्लम इन द सेंस क्या प्रॉब्लम सर उसके अंदर या तो उसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है। जी सर जो फीमेल की पीरियड्स है वो बहुत थॉट प्रोसेस से दिए हुए हैं। अगर हमारे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो वो जो रिप्रोडक्शन की सिस्टम है वो स्टॉप होगी, क्योंकि गॉड जो होता है वो एनर्जी उसमें डाइवर्ट नहीं करना चाहता। तो जो पीसीओडी फीमेल की जो ऑल्टर मेंसेस की प्रोसेस होती है जिसको हम पीसीओडी बोलते हैं, ऑल्दो इट इज़ अ वेराइटी ऑफ द प्रॉब्लम, बट वन ऑफ द प्रॉब्लम वुड बी द पीसीओडी। तो वो इसलिए बना था कि पहले के ज़माने में जब फूड स्कैरिटी थी तब पीसीओडी हो जाता था, तब मेंसेस नहीं होता था। अभी क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द फूड ओवरडोज नाउ इट इज़ ऑल्सो स्ट्रेसफुल कंडीशंस, तो राइट वापस से पीसीओडी होने लगा है। तो अगर ओबेस गर्ल में और कोई कारण नहीं है तो पीसीओडी पीरियड्स का ऑल्टर होने का बहुत ही मेजर कारण है। सर डेटास कुछ देखे मैंने कि पीसीओडी बहुत ही बढ़ रहा है वुमेंस में तो सर उसका रीज़न क्या है और पीसीओडी होने का जो है पीरियड्स ही प्रॉब्लम है या और कोई चीज़ें भी है जो उससे को रिलेटेड है या अगेन बहुत अच्छा सवाल पूछा। जो पीसीओडी का जो डेटा है वो बहुत ही बढ़ रहा है। जैसे मैंने पूरी हिस्ट्री बताई कि पीसीओडी किसके लिए बना था और कब है हो रहा है।
तो नाउ डेज बिकॉज ऑफ द ऑल्टर्ड लाइफस्टाइल हमारा पीरियड साइकिल जो फीमेल का है दैट इज़ ऑल्सो अल्टरिंग, और उसके कारण आप देखोगे हर 5 में से एक फीमेल को पीसीओडी है। सो ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि पीसीओडी इज़ जस्ट मेंसेस एबनॉर्मलिटी, बट इट इज़ नॉट मेंसेस और एबनॉर्मलिटी। उसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं। अगर मान लीजिए कि आपको जो अनवांटेड हेयर है जो चीन पे नहीं होनी चाहिए वो है, दैट इज हैज़ टू बी कंसिडर्ड एज अ पीसीओडी विद द बायोकेमिकल एंड द अल्ट्रासोनोग्राफिकल फीचर्स। दूसरा, अगर आपके पीरियड्स गड़बड़ हैं तो इन्वेस्टिगेट करके उसको पीसीओडी बोल सकते हो। अगर आपको एक्नी हो रहे हैं तो उसको भी पीसीओडी हो सकता है। आपका वेट बढ़ रहा है और कोई भी पीरियड्स में तकलीफ आ रही है तो पीसीओडी कुड बी द रीज़न। सर ये हेयर जो आता है उसका क्या रीज़न होता है? हेयर क्यों फीमेल को मतलब ऐसे चिन में हेयर, सो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? या सो ये जो फीमेल और मेल हार्मोन्स बहुत पर्टिकुलर होते हैं। तो फीमेल के हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और मेल के हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरॉन। जब पीसीओडी होता है तब टेस्टोस्टेरॉन इंक्रीज हो जाता है फीमेल की बॉडी में। तो मान लो कि फीमेल की बॉडी में मेल हार्मोन्स बढ़ रहा है, 5% तो होता ही है, पर उससे ज़्यादा जब आएगा तो वो एंड्रोजन सेंसिटिव जो रिसेप्टर होंगे वहाँ हेयर ग्रोथ करेगा। सो इसीलिए वो चीन में हेयर ग्रोथ करता है। तो सर डायबिटीज़ भी रिलेटेड है क्या पीसीओडी के साथ में? यस एग्जैक्टली। पीसीओडी जब आता है तब लोग और डॉक्टर्स और बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि पीसीओडी को ट्रीट करो, इट इज़ अ जस्ट वन स्टेशन, उसके बाद का स्टेशन है डायबिटीज़। सो अगर पीसीओडी इज़ अ फर्स्ट सिम्टम्स तो उसके बाद को आपको डायबिटीज़ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप पीसीओडी को ट्रीट करो और अंडर रूट जो रूट कॉज है वेट उसको ट्रीट करो, ताकि आपको आगे का स्टेशन नहीं आएगा। तो सर रूट कॉज क्या है डायबिटीज़ होने का? जैसे आपने बताया डायबिटीज़ मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है। डायबिटीज़ के मोटे मोटे दो प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार हैं पर हम दो प्रकार के बारे में बात करेंगे, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है वो छोटे बच्चों में ज़्यादातर होता है, 90% बच्चों में होता है, और उसमें हमारा पेनक्रियाज में जो इंसुलिन छूटता है वो काम नहीं करता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है जो आपने देखा होगा और लोगों ने देखा होगा, दैट इज़ अ टाइप 2 डायबिटीज़ जो दवाइयों वाला डायबिटीज़, उसमें इंसुलिन काम नहीं करते हैं। सो मैं सिंपल एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि अगर मान लो आपके घर में कोई काम करने वाला नहीं है तो यू हैव टू प्रोट सम पर्सन्स टू वर्क इन योर हाउस, दैट इज़ अ टाइप 1 डायबिटीज़, उसमें इंसुलिन देना है। दूसरे में आपके घर के नौकर आपके घर में है पर काम नहीं कर रहे, तो सम हाउ यू हैव टू मेक देम वर्क, तो दिस इज टाइप 2 डायबिटीज जिसमें दवाई देकर पेंक्रियास को काम करवाते हैं। सर एक बार सारे टाइप के नाम बता देंगे? एक टाइप 1, टाइप 2 और आपने बोला और भी है? या सो दिस इज़ द वेराइटी ऑफ द डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी में होता है, MODY मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग जो जेनेटिक्स डायबिटीज़ होता है, हेरिडियटरी डायबिटीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं नियोनिटल डायबिटीज़ जो छोटे बच्चों में होता है। सो वो रिसेप्टर लेवल के प्रॉब्लम्स होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो डायबिटीज़ होता है लाइक लाइपोडिस्ट्रोफी, उसमें हमारी बॉडी की फैट एबनॉर्मल तरीके से जमा होती है और वो डायबिटीज़ करता है। अभी तो टाइप 5 डायबिटीज़ भी आ गया है जो अभी की गाइडलाइन में इन्वॉल्व है। ओह माय गॉड, इट्स गोइंग हाई एंड हाई डे बाय डे। तो सर भारत जैसी कंट्री में डायबिटीज़ इतना स्पीड में बढ़ रहा है, तो सर भारत में किसी रीजन वाइज ज़्यादा बढ़ रहा है या उसका रीज़न क्या है? थोड़ा बेसिक बता सकते हैं प्लीज़? सो भारत की हम बात करें तो भारत इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री, हम्म। तो उसमें जो होता है ज़्यादातर पहले से ही लोग वीगन ज़्यादा है। सो प्रोटीन कंजम्पशंस पहले से ही कम था और कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशंस पहले से ज़्यादा है। सो यू कैन सी द डेटा इन द वेस्टर्न कंट्री, द सिनारियो इज अपोजिट, दे हैव हाई प्रोटीन एंड द लेस कार्बोहाइड्रेट। वाइस वर्सा हमारे यहाँ कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा और प्रोटीन कम। पहले हम सर्वाइव करते थे अनीता, क्यों? क्योंकि हमारे पास चलने के अलावा और फिजिकल एक्टिविटी के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं था। पर अभी के ओर में हम वेस्टर्न कल्चर ला रहे हैं और खाना भी उल्टा कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम
और हमारा कार्बोहाइड्रेट पोर्शंस बहुत ही ज़्यादा है। दिस इज़ द मेन कॉज कि हमारा डायबिटीज़ हो रहा है। और दूसरा मॉडर्न की बात करें, मॉडर्न एरा की बात करें, तो मोबाइल और स्क्रीन टाइम दैट इज़ बिकमिंग अवर एनिमी। वो राइट हमारे सर। अच्छे के लिए बने थे, पर स्क्रीन एडिक्शंस इज़ द वन ऑफ द मेजर emerging root cause of having the obesity and type 2 diabetes. तो सर आपने कहा आई थिंक कि डायबिटीज और ओबेसिटी दोनों कनेक्टेड है, इज दैट ट्रू? Yes, Anita, they are closely linked. क्योंकि जब ओबेसिटी होता है तब हमारे जो विसरल फैट होता है, भी हमारे बॉडी में फैट दो टाइप के होते हैं। एक तो विसरल फैट और एक सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस फैट मीन्स यहाँ वाला फैट, और विसरल फैट या टमी वाला फैट। तो इंडियंस की बात करें तो इंडियंस की सबक्यूटेनियस फैट कम है और विसरल फैट ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो फैट नहीं होना चाहिए वो हमारे में ज़्यादा है, और दैट इज़ वाई इट इज़ कॉजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। मीन्स इंसुलिन काम नहीं करता है तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ करता है। तो इट इज़ क्लोजली लिंक्ड। अगर कोई ओबेस पर्सन है तो उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे। सर आपने बताया कि डायबिटीज और ओबेसिटी कनेक्टेड है ना? तो उसमें ओबेसिटी मतलब वजन ज़्यादा एंड अंडर वेट जो लोग पतले होते हैं, तो सर BMI जो है इससे कनेक्टेड है एंड कितना वैलिड है BMI देख के इसको ट्रीट करना? या अनीता, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हम ज़्यादातर ओबेसिटी होता है तो उसको BMI से लिंक करते हैं। सो मान लो व्हाट इज़ आवर BMI कट ऑफ, और BMI पहले क्या है? मीन्स आपका वेट और हाइट का मीन स्क्वायर। जो आपका हाइट और वेट का जो मीन आता है उसको BMI को बोलते हैं। तो इट इज़ नंबर कि जैसे कोई पर्सनस का अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस वो BMI 27 से ज़्यादा है तो दैट पर्सनस विल बी ओबेस। 30 से ज़्यादा है तो इट वुड बी ओबेसिटी क्लास 1। पर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि जो रॉक है, जो हॉलीवुड स्टार है, उसका BMI है 31। तो ये डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग रॉक ओबेस होना चाहिए। तो क्या ओबेस है? इज मस्कुलर। नो आई थिंक। हाँ। और जो पतला जो फैटी इंसान है Yes. जिसमें फैट ज़्यादा और मसल कम है उसका BMI आएगा 26। सो इज़ इट हेल्दी? इज़ ही हेल्दी? नहीं। तो BMI जस्ट एक कट ऑफ है, हमें बहुत सारे पैरामीटर्स लेने पड़ते हैं। जैसे फैट एनालिसिस हो गया, तो आप फैट एनालिसिस करो कि आपकी बॉडी में फैट कितना है, उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज करो। तो जैसे मैन में होना चाहिए, अगर मैन में 25% से ज़्यादा फैट है तो ही हैज़ टू कंसिडर टू बी हैविंग ओबेसिटी, और फीमेल में 30% से ज़्यादा फैट है तो वो ओबेसिटी में कंसिडर होगा। सर क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेट लॉस करना या मेटाबॉलिक हेल्थ को इम्प्रूव करना? सो अनीता, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जब डायबिटीज़ होता है, ओबेसिटी होता है, तो वो वेट इंडिकेटर अगर कम हो रहा है तो वो खुश होते हैं। पर एक्चुअली अगर वो वेट में आप मसल्स भी लॉस कर रहे हैं सो दैट इज़ नॉट गुड। आपको फैट लॉस करना है जो आपका दुश्मन है, और आपका फ्रेंड है दैट इज़ अ मसल, और मसल्स गेन करना है। तो इट इज़ नो लॉन्गर कैन बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द वेट, बट आई थिंक बॉडी कंपोजिशंस और मेटाबॉलिक हेल्थ इम्प्रूव होनी चाहिए। मीन्स आपका फैट कम होना चाहिए और आपका मसल गेन होना चाहिए। अच्छा, तो यू कैन प्रिवेंट डायबिटीज़, और अगर है तो यू कैन गेट रिलीफ। सर आजकल अभी नई नई ट्रीटमेंट्स भी आ रहे हैं, जैसे कुछ इंसुलिन पंप के बारे में बात हो रहे हैं, वेट लॉस के मेडिकेशंस, वो तो बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन में है आजकल। तो सर आपका ऑनेस्ट क्या है ओपिनियन उसके ऊपर? या सो अनीता, बहुत अच्छा रिसर्च चल रहा है अभी कि टाइप 1 डायबिटीज़ में पहले तो हम इंसुलिन इंजेक्टेबल ही देते थे, क्योंकि अगर वो ओरल रूट से देते तो वो पेट में ज़्यादातर टिक नहीं पाते, क्योंकि वो पेप्टाइड्स है, तो पेप्टाइड्स हमें इंजेक्शन से ही देने पड़ते थे। अभी एफ्रेजा करके एक इनहेल्ड इंसुलिन आया है कि जिसको इन्हेलेशंस के माध्यम से ले पाते हैं। तो वो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए एक वरदान है जो इंसुलिन लेते हैं। तो उनको इंजेक्शेबल नहीं, पर उनको इनहेल से इंसुलिन की डिलीवरी होगी। दैट इज़ अ मेडिकल रिसर्च,
और इन किड्स मेडिकल के लिए एडवांस भी अच्छा ना सर, बार बहुत बार अच्छा है। इंजेक्ट करना एंड यस, ऑल दैट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो Yeah. दिस इज इजी, आई वुड that से। is easier. But right now it is not approved below 18 year. अच्छा, So ओके सर। पर फ्यूचर हमें दिख रहा है कि Cool. किड्स में आएगा, सो दैट वुड बी लाइक उनके लिए वरदान है फैमिली के राइट लिए। राइट तो जो अभी नई मेडिकेशंस आई हैं कि पहले हम क्या बोलते थे, खाओ कम चलो ज़्यादा, राइट। और उससे वेट लॉस बहुत लोगों को नहीं होता था क्योंकि दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल। ऑल्दो लाइफस्टाइल सॉल्यूशन एंड मॉडिफिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, पर वो लोग सब लोग नहीं कर पाते थे। पर अभी जो GLP-1 एनालॉग्स और जो टिर्जेपेटाइड GLP-1 प्लस GIP एनालॉग्स आए हैं, उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों का जो वेट लॉस नहीं होता था, दैट इज़ पॉसिबल। सो ये भी वरदान है सर। या फॉर देम हु कुड नॉट एबल टू वर्क, और जो डेस्क जॉकी है, जो आपकी और हमारे तरह के जो डेस्क में बैठकर ही काम करते हैं, उनके लिए वेट लॉस करना बहुत ही आसान हो गया है। पर इसकी प्रॉब्लम क्या है, अगर सही तरीके से ले, साइंटिफिक अप्रोच के साथ ले और डॉक्टर्स और डाइटिशियंस को कंसल्ट करके ले, तो दैट इज़ अ मोर देन हेल्प। तो सर सेलिब्रिटीज भी ये चीज़ ये जो मेडिकेशन है वो यूज़ कर रहे हैं ऐसा सुना, और ये सेफ है, या यूज़ करना चाहिए सबको, एडवाइजेबल। तो हम सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो सेलिब्रिटीज़ एक डाग भी होता है ना, तो वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते। तो वो लोग ले रहे हैं, दैट मीन्स, पर वो अंडर ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं। जो ज़्यादातर लोग जो इंडिया में हैं, तो वो अपनी तरीके से चालू करेंगे तो उसकी मल्टीपल साइड इफ़ेक्ट है। पर अगर कोई ट्रेंड डॉक्टर्स जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, जो फिजिशियन ओबेसिटी फिजिशियंस हैं, उनके अंडर के गाइडेंस में लेंगे, डाइटिशियंस के गाइडेंस में डाइट करेंगे, सो दैट इज़ द मोर देन एनी काइंड ऑफ द हेल्प। सर कोई साइड इफेक्ट है इसका? या सो जो वो दवाई है वो पेट में जाके काम करती है, यानी आपका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम कम करती है। आपका ब्रेन में जो होम्योस्टेटिक और हेडोनिक रिसेप्टर्स होते हैं उनको बैलेंस करती है, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है, और आपकी मसल्स मास को गेन करती है और फैट लॉस करवाती है। तो उसका मेन एक्शंस है कि आपको कम भूख लगवाना। तो अगर आप ज़्यादा खाओगे तो आपको नोज़िया वॉमिटिंग होगा। अगर आप तीखा या फ्राइड आइटम्स खाओगे तो यू विल हैव एसिडिटी एंड ब्लोटिंग। राइट सर। सो विथ दैट यू हैव टू फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हेल्दी डाइट। तो सर ये दवाई यूज़ करने के कोई नियम है क्या? जैसे कि आपने इंसुलिन इनहेलर का एज लिमिट बताया, एंड सर मिसयूज़ हो रहा है क्या इस मेडिकेशन का? या इसका भी नियम्स मीन्स कोई ट्रेंड पर्सन्स के अंडर उनको लगेगा तो वो चालू करेंगे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेशंस। ओवर द काउंटर्स ये ड्रग्स नहीं है क्योंकि दे डू हैव अ मल्टीपल साइड इफेक्ट इफ इट इज़ टेकन बाय द रॉन्ग पर्सन। राइट सो राइट कैंडिडेट वुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड वो आपके डॉक्टर्स तय करेंगे। तो क्या इसका दूसरा क्वेश्चन की मैं आंसर दूँ, क्या इसका मिस यूज़ हो रहा है? यस, अनफॉर्चुनेटली। सो बहुत सारे लोग ऐसे ही ले रहे हैं कि वो वेट लॉस की दवाई है, ऐसे नहीं है, वो मेडिकेशन है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं है। ट्रेन डॉक्टर के गाइडेंस के अंदर नहीं लोगे, सो दैट इज़ इक्वली हार्मफुल। ओबेसिटी और ये सारी चीज़ें जो आपने बताया कि जो आज का जो भारत का भविष्य है, आजकल के बच्चे और यंगस्टर्स जिनको अफेक्ट हो रहा है, तो सर उसके प्रिवेंशन के लिए क्या स्टेप ले सकते हैं? और उसके प्रिवेंशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है एजुकेशन। एजुकेशन से एक देश बदलता है, समाज बदलता है और सोसाइटी बदलती है। तो एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सो अगर लोगों को सही तरह से एजुकेट करेंगे तो वी कैन प्रिवेंट आवर मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन एंड वी कैन मेक आवर हेल्दी नेशंस। राइट सर, तो उसी के पार्ट में आज का जैसे आप ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच आप आए। तो सर ऐसा आपका कोई है इनिशिएटिव, आप हेल्थ अवेयरनेस के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं इनिशिएटिव या ऐसा कुछ सर? सो अनीता, इसकी स्टोरी मैं जब छोटा था तब से जुड़ी हुई है। सो आई वॉज सिंस लाइक इन द माई MBBS डेज माई वेट वॉज ऑन हायर साइड। तो मैं सोचता था कि क्या करूँ, तब मुझे नॉलेज नहीं था, और तब एक ही नॉलेज था कि अगर वेट लॉस करना है तो खाना बंद करो। राइट। और वो क्रैश डाइट मल्टीपल साइड इफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए व्हेन आई केम टू द एंडोक्राइनोलॉजी एंड डायबिटीज एंड स्पेशली इन द पीडियाट्रिक एंड एडोलेसेंट एज ग्रुप, मुझे लगा कि ये मिस जो है वो लोगों में ही नहीं, डॉक्टर्स में भी है,
और पॉलिसी मेकर्स में भी ये है। तो आई थॉट कि ऐसा कुछ एजुकेशन प्रोग्राम चालू करें कि जो पहले डॉक्टर्स को, जो प्रिस्क्रिप्शंस राइटर है, जो अपना प्रिस्क्रिप्शंस लिखना भूल जाते हैं, Right. उनको एजुकेट करें, और पॉलिसी मेकर्स जो पॉलिसी बनाते हैं उनको एजुकेट करें। तो सो वी हैव टेकन द स्टेप, राइट एंड दैट स्टेप इज दाल रोटी का सवाल है, where we are going to the various doctors, various Indian medical associations, and we talk about the diet with the esteemed and renowned dietitians of the Gujarat state. तो सर ये जो किड्स हैं उनके पेरेंट्स हैं उनको किस हॉर्मोन्स के बारे में कितना अवेयरनेस होना चाहिए, क्या नॉर्मल चीज़ें पता होनी चाहिए सर? सो मैं एक बात बताऊंगा सारे पेरेंट्स को और सारे किड्स को, जो भी चीज़ आप पहले खाते थे वो सारी चीज़ खा सकते हैं, और जो भी चीज़ के पैकेट्स में एक सिंथेटिक फैक्ट्रीज के केमिकल के नाम हो वो सारी चीज़ अवॉइड करिए। नेचुरल थिंग्स इज़ ऑलवेज नेचुरल, नेचुरल एंड नेचुरल। तो आप ऐसी चीज़ फॉलो करिए कि जो आपकी दादी माँ ने हाँ बोला है। अगर दादी माँ ने जो नाम नहीं सुना है वो चीज़ों को अवॉइड करिए। सो अनीता, चाइल्डहुड ओबेसिटी के बारे में बात करें, सो इसके आंसर में मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा, क्या आपके बच्चे का बढ़ता वजन वो क्या भविष्य का भी बोझ है? हम यूज़ करते हैं हमारे क्लिनिक में गोलमोल बच्चे अब नहीं अच्छे। तो इसका मतलब पहले के ज़माने के मोटे बच्चे या ओबेस बच्चे जो हेल्दी फैमिली का एक सिंबल्स माने जाते हैं, पर वो हेल्दी नहीं, अनहेल्दी है। और क्या अनहेल्दी है? डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, पीसीओडी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके डोर पे दस्तक दे रही है। सो बच्चे की ओबेसिटी हमें प्रिवेंट करनी होगी, एंड दिस इज़ आवर विज़न। क्योंकि लैंसेट का बहुत ही सरप्राइज और शॉकिंग आर्टिकल्स आया है कि अगर आपके बच्चे का 9 साल पे जो वज़न है, दैट इज़ अ हायर चांस कि वो वेट 15 साल पे मेंटेन रहेगा, और वो हायर चांस है कि वही वेट 24 साल पे मेंटेन रहेगा। तो आप ज़रा सोचिए, ओबेस बच्चा ओबेस एडल्ट बनेगा, और Right. सारी जो बीमारी जो हम बोल रहे हैं वो बीमारी होगी। तो सर स्क्रीन टाइम, जंक फूड और स्लीप ये कितना इम्पैक्ट करता है चाइल्ड की हेल्थ पे? बहुत ही इम्पोर्टेंट करता है, और ये सारी चीज़ रूट कॉज में जाके बदलनी है। अगर वो नहीं बदलेंगे तो आपके रिपोर्ट बदल जाएंगे। आप सोचो कि अभी के बच्चे की क्या हालत है कि जब वो रोते हैं तो चॉकलेट देते हैं, यस और जो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क देते हैं तो पिज़्ज़ा देते हैं। हाँ राइट, तो दैट्स दोनों के कंपेयर में फूड सिस्टम रिवॉर्ड है, और वो अच्छी वाली नहीं। राइट। तो माइंडसेट भी ऐसा हो जाता है। तो सर ऐसा कर सकते कि बच्चों को जंक फूड इंट्रोड्यूस ही मत करो? बिल्कुल, उसके लिए बच्चे कॉपी करते हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं। राइट। ये नहीं कर रहा, ये नहीं खा रहा, ये खाओ, बच्चे नहीं सुनेंगे। दे कैन सिंपली कॉपी पेरेंट्स हैबिट। उसके लिए पेरेंट्स को बदलना होगा। राइट। तो सर एक तो बच्चे सीखते हैं पेरेंट्स से, दूसरा सोसाइटी से और स्कूल से। तो सर स्कूल में जो मील्स वगैरह होते हैं किड्स के, उसमें आपका क्या मैसेज है? स्कूल टीचर के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए आपका क्या मैसेज है सर? सो अनीता, आई वुड से स्टॉप इट। ओके। क्योंकि आपको कोई हक नहीं बनता कि आप बच्चे के मिड मील में आप अनहेल्दी चीज़ें, फ्राइड चीज़ दो। राइट सर। रेदर देन जो जापान करता है वो हैबिट हमें फॉलो करनी चाहिए कि स्मॉल पोर्शंस में दे, अट्रैक्टिव बना के दे, और Right. न्यूट्रिशंस चीज़ें दे। तो जापान की हिस्ट्री में आप देखोगे तो ओबेसिटी का रेट बहुत ही कम है। तो वो ही स्कूल्स को अपने बच्चे को देना चाहिए। राइट। अदरवाइज़ हार्मोन्स प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ती जाएगी, और हम ऐसे ही पॉडकास्ट करते जाएंगे। तो ये जो डाइट है वो गट हेल्थ के साथ रिलेटेड है और उसकी वजह से हार्मोनल इश्यू होते हैं। आई एम ट्राइंग टू आस्क कि गट हेल्थ और हार्मोन्स का जो हेल्थ है वो कनेक्टेड है, और उसकी वजह से किड्स के ब्रेन पे भी, मेमोरी पे भी इफेक्ट होता है क्या सर? या सो गट एंड माइंड इज़ वेरी वेल कनेक्टेड। सो हम बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। राइट सर। सो जो आप खाते हो वही आप देखते हो और वही सोचते हो। जैसे पहले के ज़माने के लोग की बात करें तो उनके गट माइक्रोबायोटा बहुत ही हेल्दी थे, तो उनको हार्मोनल और गैस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत ही कम होते थे।
अभी के जो गट माइक्रोबायोटा है यानी गट के बैक्टीरिया वो बहुत ही कम हो गए हैं, जो अच्छी बात नहीं है। उसके कारण डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और मेटाबॉलिक और गैस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम वो बढ़ रही है। तो अच्छा गट माइक्रोबायोटा यानी अच्छे गट के बैक्टीरिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो होने चाहिए। तो वो अगर बैलेंस हैं तो लर्निंग एबिलिटी, ब्रेन बहुत ही हेल्थ, सब बढ़ेगा। कुछ सो अच्छा आयुर्वेदिक रहेगा। हमेशा बोलता है राइट सर। कि आपकी सारी प्रॉब्लम पेट से चालू होती है ट्रू। और मॉडर्न साइंस भी यही बोलता है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में अगर गट माइक्रोबायोटा इंप्रूव करोगे तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी होगी, मीन्स इंसुलिन का अच्छा काम करेगा। तो गट एंड ब्रेन इज़ वेरी वेल कनेक्टेड। तो सर अकेले न्यूट्रिशन से हो जाएगी ये चीज़? अकेले न्यूट्रिशन से, अगर न्यूट्रिशन ही सिर्फ अच्छे से ले लिया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे सर? ये मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम है। Right. अगर मान लो कि आप बहुत अच्छे डाइटिशियंस के पास भी जाते हो, बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास का डाइट लेते हो, पर अगर आपकी स्लीप पैटर्न सही नहीं है, आपका स्क्रीन एडिक्शंस ज़्यादा है, आपका स्ट्रेस ज़्यादा है, तो कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा आपको हैबिट फॉर्मेशंस करनी होगी। तो विद गुड डाइट यू हैव टू फॉलो द गुड लाइफस्टाइल एंड दैट इज़ द सॉल्यूशंस फ्रॉम द हार्मोनल डिसऑर्डर्स। अच्छा। और सर आजकल ये भी प्रोग्राम्स कुछ लोग चला रहे हैं कि डायबिटीज़ अगर आपको है तो आप हम बोल रहे हैं वो चीज़ें करो, आपको ठीक हो जाएगा। तो रिवर्सल आई वुड से, तो सर डायबिटीज़ ठीक हो जाना, इज़ इट पॉसिबल? और है या नहीं है? और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है, और कौन से केस में हो सकता है और नहीं हो सकता है? सर उसके बारे में थोड़ा प्लीज़ बताएंगे। तो डायबिटीज़ रिवर्सल का हम बात करते हैं, तो अगर किसी इंसान को टाइप 1 डायबिटीज़ है तो दैट रिवर्सल इज़ इम्पॉसिबल। टाइप 1 डायबिटीज़ का रिवर्सल इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एनी काइंड ऑफ द ट्रीटमेंट। तो उसमें कोई ट्रीटमेंट ही कोई अवेलेबल। सॉल्यूशन नहीं है सर उसका? कोई टाइप रिसर्च 1 भी नहीं चल रहा डायबिटीज़ है क्या? नहीं, टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो उसमें हमारे पेनक्रियाज की कैपेसिटी ही कम हो जाती है। तो सर पैंक्रियास दूसरा नहीं लगा सकते क्या? दैट इज़ अ वेरी कॉस्टली। अच्छा। अगर आप मानो कि पेनक्रियाज को आप नया लगाओगे तो उसको सस्टेन करने के लिए जो आप दवाई लोगे वो उसका प्रॉब्लम डायबिटीज़ के प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा है। तो दैट इज़ नॉट सॉल्यूशंस राइट नाउ एट दिस मोमेंट। पर जो टाइप 2 डायबिटीज़ के बॉर्डर लाइन केसेस हैं उसका रिवर्सल अच्छे लाइफस्टाइल से और अच्छी डाइट से हो सकता है। पर अगर आपके HbA1c बहुत ज़्यादा है तो दैट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट। अच्छा। So type 2 diabetic reversal is difficult when your HbA1c is more than 8 or 9. ओके। मतलब रिवर्सल पॉसिबल है। ओके, दैट्स गुड। और सर आपने कहा लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफिकेशन। सर इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो बहुत ही ट्रेंडिंग है आजकल, तो सर वो भी हेल्प करता है, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है सर? इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात करें तो हमारे जो एंसेस्टर थे उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया, तो दैट इज़ नथिंग न्यू इन दैट। वो इंटरमीडिएट फास्टिंग कैसे करते थे कि मॉर्निंग में 8 बजे खाया राइट सर। और इवनिंग में 6 बजे खाना बंद किया। तो वो सनलाइट के अकॉर्डिंग उनका मील पैटर्न रखते थे। तो दैट इज़ अ साइंटिफिक वे। अभी का जो सो कॉल्ड इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हैं वो क्या करते हैं कि रात के 1 बजे से खाना बंद करते हैं और दूसरे दिन दोपहर को 3 बजे खाते हैं। तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। आप अगर डे लाइट साइकिल फॉलो नहीं करोगे तो दैट इज़ इक्वली डेंजरस फॉर द हेल्थ। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग अगर डे लाइट के साथ होता है दैट इज़ वेरी गुड। दैट इज़ अ काइंड ऑफ द थिंग्स दैट आवर एंसेस्टर हैज़ बीन टॉट अस। बट जो अभी का जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है माइट बी इट विल डैमेज मोर देन द बेनिफिशियल इफेक्ट। राइट, कि लोग ऐसे करते हैं कि दोपहर तक नहीं खाते एंड फिर शाम से लेके दे विल ईट लाइक एनीथिंग। सो सनलाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। सूरज उगता है तो आप खाओ, और सूरज ढल गया है तो आप खाना बंद कर दो। ओके, अंडरस्टूड सर। सर 3 रैपिड क्वेश्चन हैं, आपको आंसर देना है। शुगर वर्सेस प्रोसेस्ड फूड, विच वन इज़ द बिगेस्ट कल्प्रिट? बोथ। Walking and gym, which is more better? दोनों इनटू द कॉम्बिनेशंस। Great. Sleep versus diet, what matters the more? आई थिंक बोथ। सर एक सिंपल डेली रूटीन बताइए जो हार्मोनल हेल्थ के लिए बेस्ट है। तो सिंपल जो डेली रूटीन है, एक रूटीन सबके लिए फिट नहीं होता है, राइट सर। पर सबके लिए क्या कर सकते हैं, फॉलो द नेचुरल थिंग्स। कि जो चीज़ केमिकल की तरह दिखती है उसको अवॉइड करिए, जो नेचुरल है
उसको खाइए। फॉलो द हेल्दी लाइफस्टाइल, 8 बजे का खाना और 6 बजे का खाना, दैट वुड बी मोर इम्पैक्टफुल रेदर देन द एनी काइंड ऑफ द इंटरमीडिएट फास्टिंग। थर्ड थिंग, बैलेंस डाइट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। चौथा, बी एक्टिव, एक्टिव बाय योर ब्रेन एंड एक्टिव बाय योर फूड. So if Okay. you do walking and gymming, then you will be healthy, or Thank you. or reduce the stress राइट सर। and increase the sleep quality. सर हाइट के बारे में पेरेंट्स आजकल बहुत ही कंसर्न हो रहे हैं किड्स के, तो सर हाइट को कब तक नोटिस करके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास चले जाना चाहिए और कितनी एज तक पॉसिबल है कि आप उसमें हेल्प कर सकते हो? सो अनीता, जो हाइट के कंसर्न के साथ पेरेंट्स आते हैं, कभी कभी इंडिया में बहुत ही लेट आते हैं। वो सोचते हैं कि 18 की जो वोटिंग राइट्स है वो उसका हाइट के साथ लिंक है, और ऐसा Okay. नहीं है। अच्छा। तो वो वोटिंग राइट्स है। हाइट के लिए प्यूबर्टी इंपॉर्टेंट है, एज नहीं। अगर मान लो किसी लड़की का 12 साल पे मेंसेस आ गया तो उसका 1 साल तक ही हाइट बढ़ेगा। कोई लड़के का 13 साल में वॉइस क्रैक हो गया तो उसका भी 1 साल तक ही बढ़ेगा। तो इट इज़ ऑलवेज मैच विद द प्यूबर्टी रेदर देन द एज। ओके। तो जितना पहले आए उतना हाइट में बेनिफिट हो सकता है। अच्छा, तो यू कैन हेल्प किड्स और ट्रीटमेंट के साथ में उनका हाइट नॉर्मल हो सकता है सर? Yes, in fact, we are running the highest turnover OPD in entire the Gujarat for the height and weight issue, especially for the height issue, जहाँ बच्चे की हाइट का इवोल्यूशंस होता है कि इंडियन ग्राफ के अकॉर्डिंग, उसके बाद उनकी हड्डियों का क्या ग्रोथ है वो देखा जाता है, उसके बाद उनका न्यूट्रिशन स्टेटस और बॉडी स्टेटस क्या है वो देखा जाता है, और चौथा स्टेप होता है कि उनके ग्रोथ हार्मोन जो नाम का वृद्धि हार्मोन्स है वो सही काम कर रहा है कि नहीं। सर प्यूबर्टी के बारे में आपने बोला, तो उसमें सेक्स हार्मोन्स और उन सारी चीज़ों का भी उस टाइम पे कुछ इश्यू होता है, ये प्रॉब्लम लेके आते हैं क्या पेरेंट्स आपके पास? यस, प्यूबर्टी के प्रॉब्लम्स बहुत ही बढ़ रहे हैं। जैसे गर्ल्स में अर्ली प्यूबर्टी होना, दैट इज़ बिकमिंग वेरी कॉमन। अभी आप 9-10 साल की बच्ची को देखोगे तो उसके मेंसेस चालू हो जाते हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में अर्ली प्यूबर्टी और प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। राइट। और जो डिलेड प्यूबर्टी होती है कि 10-12 साल तक भी 15 साल तक भी पीरियड्स नहीं आते हैं और लड़कों में कोई शारीरिक चेंजेस नहीं होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिलेड प्यूबर्टी। तो लड़कों में डिलेड प्यूबर्टी बढ़ रही है और लड़कियों में अर्ली प्यूबर्टी बढ़ रही है, तो दैट इज़ ड्यू टू द हार्मोनल डिस्टर्बेंस। राइट। और आपने जस्ट प्यूबर्टी बोला, तो अगर नॉर्मल पब्लिक के लिए दे डोंट नो व्हाट इज प्यूबर्टी, तो उसमें सर क्या क्या साइन है जो उसमें प्यूबर्टी का प्रॉब्लम इंडिकेट करते हैं? सिंपल लैंग्वेज में सर आप बता सके तो। प्यूबर्टी का गुजराती और हिंदी में मतलब होता है तरुणावस्था, अच्छा। यानी बच्चे का और एडल्ट बीच का जो ट्रांजिएंट पीरियड्स होता है, दैट इज़ प्यूबर्टी। तो उस फेज़ में उनकी ऑर्गन्स, जो रिप्रोडक्शंस ऑर्गन है, उसकी मैच्योरिटीज़ होती है और बॉडी धीरे धीरे एडल्टहुड की तरफ जाती है। तो वो फेज़ 3 से 4 साल तक चलता है, कभी कभी 4 से 5 साल तक भी चलता है। तो उस फेज़ में सेक्स हार्मोन, मेल और फीमेल के जो हार्मोन्स है वो बच्चों की हाइट का ग्रोथ करते हैं। ओके। तो तभी बच्चे की हाइट अगर कम है तो पेरेंट्स को चिंता करने की ज़रूरत है, या अर्ली प्यूबर्टी आती है तो इसका मतलब उनको ग्रोथ का टाइम कम हो जाएगा। सो इट्स जस्ट हाइट ओनली और बॉडी पार्ट आल्सो सर? It is about the it is about in combinations. अच्छा। It is about the height also, and it is about the body compositions also. अच्छा। So हम मानते हैं एंडोक्राइन में प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी दोनों अग्नि परीक्षा है। ओके। तो वो आपका बच्चों का बॉडी का शेप भी डिसाइड करती है। तो अगर मान लीजिए बच्चे का उस टाइम वजन ज़्यादा है तो वो ओबेस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा। तो यू टू टेक प्यूबर्टी एज अ लाइक एग्ज़ाम। अच्छा। और सर लास्ट में ये कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास अगर पेशेंट गया तो उनका जो भी है डायग्नोसिस करने के लिए कौन से टेस्ट डॉक्टर कराते हैं, विच इज़ फाइन, कि अगर टेस्ट दिए है तो लोगों का खास करके ये होता है कि इतने महंगे टेस्ट दे दिए, ये तो इतना महंगा है, ये कंसर्न लोगों का रहता है। तो सर ऐसा कोई मैसेज पब्लिक के लिए कि कौन से कॉमन टेस्ट है जो करवाते हैं विच इज़ फाइन? सो आप टेस्ट के बारे में बोल रहे हो तो हर एक व्यक्ति को थायराइड का असेसमेंट करवाना चाहिए।
डायबिटीज़ का असेसमेंट करवाना चाहिए। अपना वेट और हाइट का, अगर बच्चा है तो उनका असेस रेगुलर होना चाहिए, ताकि हम टाइम पे स्टेप ले पाए, क्योंकि हाइट इज़ लाइक अ ट्रेन, अगर आपकी ट्रेन छूट गई तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। राइट तो सर। आपकी हड्डियाँ का जुड़ गया तो उसके बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी। उसका वेट और हाइट का असेस करना चाहिए, उसका ऑल ओवर ग्रोथ कैसा होता है बच्चों का, उसका टाइमली असेसमेंट होना चाहिए। एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में जैसे थायराइड डायबिटीज़ बढ़ रहा है तो उसका असेसमेंट होनी चाहिए। तो अगर ये रेगुलर असेसमेंट करते हो तो आप डिजीज़ को अर्ली टाइम फेज में आइडेंटिफाई करोगे और उसका प्रिवेंशन कर पाओगे। और तो अगर यहाँ मेरा मैसेज है, दैट इज़ नॉट अ टेस्ट but it is about the prevention. Prevention is always better than the cure. राइट, ओके ओके सर, एक मैसेज ऑडियंस के लिए ओवरऑल या सो पॉडकास्ट। एक ऑडियंस के लिए मैं मैसेज देना चाहूँगा, बी नेचुरल, बी एक्टिव एंड बी फिट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे शेयर की जो पब्लिक को हेल्प करने वाली है उनके हेल्थ में अर्ली प्रिवेंशन के लिए। एंड अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो भी जाते हैं तो उसके प्रिवेंशन क्या करना है उसका बहुत अच्छा गाइडेंस आपने दिया सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। यू हैव अ मस्ट नाइस वेलकम। डिस्कशन। थैंक यू सर, Thank थैंक you. यू। हेलो। Hi, sir. Thank you so much. Thanks Yeah. for coming. It's great to have. Thank you so much for watching this podcast till end. I hope जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की गई, डॉक्टर मनोज ने जो भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताई इस प्लेटफॉर्म पे, वो आपको हेल्प करेंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम उस सब्सक्रिप्शन की हेल्प से ऐसे बहुत सारे गेस्ट इस चैनल पे ला पाए और उनका जो नॉलेज शेयर हो वो पब्लिक अवेयरनेस में और पब्लिक के हेल्प करने में हम यूज़ कर पाए। थैंक यू सो मच।